Hello students, कैसे हैं सभी? Welcome to Past Bliss School online tutorials. Okay, in the previous lecture we discussed about the gravitational force. आज हम पढ़ेंगे उसी की थोड़े से आगे, उसी के थोड़ा डीप में. Okay, gravitational force जिसके बारे में हमने लास्ट टाइम पढ़ा कि ये attraction force होता है और किस पर अप्लाई होता है. Let's see. Every body in the universe attracts every other body with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between the two objects. चलिए मैंने यहाँ पे एक लॉ लिखा है, इस लॉ का मतलब समझते हैं पहले तो. हमारे पास यूनिवर्स में कोई भी तो ऑब्जेक्ट लीजिए. द फर्स्ट वन ए, द सेकंड वन बी. द फर्स्ट वन हैविंग द मास m1, द सेकंड वन हैविंग द मास m2. This is the center point of first and this is the center point of second. I am supposing the distance between the centers of two objects is d, or you can write r also. आप small r भी यूज कर सकते हैं और d भी यूज कर सकते हैं, whatever you like. Usually हम लोग r यूज कर लेते हैं यहाँ पर. Distance between the two objects is r. Wait. नाउ अब हमसे ये लॉ क्या कहता है कि द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, एक जो ग्रेविटेशनल फोर्स इन दोनों के बीच में एक्ट कर रहा है, दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस. इन दोनों का मासेस जो है उनका प्रोडक्ट लीजिए, प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन, m1 एंड m2. सेकेंडली कहता है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल के लिए क्या होगा, नीचे आ जाएगा. डायरेक्टली भी क्या होता है वो आपका ऊपर आता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल में नीचे आ जाएगा. तो द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर. ध्यान से देखिएगा, मैंने यहां पे लिखा है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. द वर्ड यूनिवर्सल, इससे पहले हमने कभी यूनिवर्सल वर्ड ऐड नहीं किया था किसी भी लॉ में, पर यहां पे हम यूनिवर्सल वर्ड ऐड कर रहे हैं. इसका मतलब ये है कि ये लॉ ऑल ओवर द यूनिवर्स एप्लीकेबल है. आप चाहे यहां पे हो, चाहे मार्स पे हो, चाहे सन पे हो, चाहे कहीं और भी हो, ये आपका लॉ जो है एवरीवेयर एप्लीकेबल इन द यूनिवर्स. दैट इज व्हाई इट इज नोन एज व्हाट, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. ये यूनिवर्स के ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट पे एप्लीकेबल है, जिसके बारे में हमें बताया था सर आइजैक न्यूटन ने. चलिए इन दोनों को हम कंबाइन कर देते हैं. लेट्स कंबाइन बोथ द इक्वेशंस. व्हाट वी गेट, f is directly proportional to m1 m2 divided by r square. This is what we get. ओके, फिर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं, इक्वल लगाते हैं. जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू उसके साथ अप्लाई हो जाती है. एंड वी आर राइट नाउ स्टडीइंग अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स. सो हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट लगा देंगे यहाँ पे, जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल G से. एंड इट इज m1 m2 divided by r square. So here comes the formula, F is equals to G m1 m2 by r square. This is the formula for gravitational force. Okay, जहां पर m1 क्या है, mass of first object, and where m2 is what, the mass of second object. r is what, the distance between the two objects. G is gravitational constant. F is gravitational force between the two objects. A ने जितना फोर्स B पे अप्लाई किया है ये सेम है B ने जितना A पे अप्लाई किया है, कि बोथ आर अप्लाइंग द सेम अमाउंट ऑफ फोर्स. A और B सेम एक दूसरे पे सेम अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे. बाय सो मेनी कैलकुलेशंस, काफी साल बाद इस G की वैल्यू बताई गई, जो कि हमारी होती है कितनी, G is equal to 6.67 into 10 to the power minus 11. पर इसकी यूनिट क्या होती है? Now what is the unit of G? Let's find it here. Come here. Okay, हमारे पास फॉर्मूला है F is equal to G m1 m2 by r square. आप G को एक तरफ रखिए, बाकी सबको हम दूसरी तरफ ट्रांसफर कर सकते हैं. So it will like F r square divided by m1 m2.
Okay, now what is the unit of force? That is Newton, represented by N. Now what is the unit of distance? Distance की यूनिट क्या होती है आपकी? मीटर. यहाँ पे स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा. मास की यूनिट होती है हमारे पास केजी. केजी इंटू केजी, दैट इज केजी स्क्वायर. सो आपके पास इसकी यूनिट आ जाती है, जी की यूनिट आ जाती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. और यू कैन राइट न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी माइनस 2. पावर है उसकी, मतलब जब रेसिप्रोकल इसको ऊपर लेके आते हैं तो पावर नेगेटिव हो जाती है. सो दिस इज व्हाट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं विद द सेम फोर्स, जिसका नाम क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स. और जो किसकी प्रोपोर्शनल आपका टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स. फिर आता है आपके पास उन्होंने कंबाइन करके उनका फॉर्मूला, फिर उनकी वैल्यू. here comes the value. आपके पास g की वैल्यू आ जाती है सिंपली 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. ओके, ओके स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में. द कैरेक्टरिस्टिक्स of gravitational force. The first characteristic is, unlike magnetic or electrostatic force, it is always attractive in nature. मतलब कि मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्सेस होते हैं वो आपकी अट्रैक्शन भी करते हैं और रिपल्शन भी करते हैं. जैसे मैग्नेटिक फोर्स है, अगर सेम यानी कि लाइक पोल्स अगर सामने होते हैं तो वो रिपल्शन करते हैं, अनलाइक जो पोल्स होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं. सेम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सेम टाइप ऑफ चार्जेस क्या होते हैं? रिपेल करते हैं, डिफरेंट चार्जेस अट्रैक्शन करते हैं. पर यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है. यहां पे दो ऑब्जेक्ट जरूर है, बट यहां पे पॉजिटिव नेगेटिव नॉर्थ साउथ जैसी कोई भी चीज नहीं है. बोथ ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ सेम काइंड, मतलब कि हमारे ग्रेविटेशन लो के ग्रेविटेशन फोर्स के लिए वो दोनों सेम है, और वो हमेशा क्या होगा? अट्रैक्शन ही करते हैं. सो इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर. इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर. ये हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर होता है, ये कभी भी रिपल्शन नहीं करेगा. इट इज अ लॉन्ग डिस्टेंस. नेक्स्ट है, इट इज अ लॉन्ग डिस्टेंस फोर्स. ये लॉन्ग डिस्टेंस फोर्स है कि बहुत दूर तक ये एक्ट करता है आपका. जैसे आप देखिए सन यहां पर है और सॉरी सन यहां पर नहीं है, अर्थ है यहां पर. अर्थ और मून, ये अर्थ से मून पे अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है और मून अर्थ पे लगा रहा है. So it is a long distance force. It is always conservative in nature. It is always conservative. That means कि हमने जैसे मोशन में पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, डिस्टेंस था, डिस्प्लेसमेंट था. आप एक ऑब्जेक्ट को एक पोजीशन दूसरी पोजीशन पे लेकर के आते थे, पाथ क्या लिया है आपने? वो डिस्टेंस था, और जो शॉर्टेस्ट पाथ था वो था डिस्प्लेसमेंट. यहां पर क्या होता है? ये कंजर्वेटिव फोर्स है, यानी कि हम सिर्फ दो पॉइंट्स की जो मिनिमम पाथ होता है, मिनिमम डिस्टेंस होता है, हम उसी को कंसीडर करते हैं. हम पाथ को नहीं देखेंगे कहां से घूम करके आ रहा है, कहां से नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. इट इज ऑलवेज कंजर्वेटिव इन नेचर. दैट मींस इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, सो हम सिर्फ उसका मिनिमम डिस्टेंस ही देखेंगे. ओके स्टूडेंट्स, और अब लास्ट पॉइंट हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स में कि ये हमेशा सेंट्रल होता है. जैसे आपकी दो ऑब्जेक्ट्स हैं तो इनकी जो सेंटर्स थे, इनके सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है, ये फोर्स हमेशा उस लाइन पे एक्ट कर रहा होता है, ना कि यहां 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 कहीं और नहीं. हमेशा सेंट्रल होगा, सेंटर लाइन को ही ज्वाइन करेगा आपका. सो दीज आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. नाउ व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स? आपसे एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछते हैं व्हाट आर द डिफरेंट इंपॉर्टेंस. क्या इंपॉर्टेंस है इसकी? फर्स्ट इंपॉर्टेंस, हम लोग जो अर्थ से भी बंधे हुए हैं वो किस फोर्स की वजह से? द नेम इज ग्रेविटेशनल फोर्स. द बाइंडिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग्स ऑन द अर्थ इज नोन इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. सेकेंड, the motion of celestial bodies
या मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन इज जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। थर्ड, motion of moon on the earth, oh sorry, around the earth is because of gravitational force। टाइड्स आती हैं, सुनामी आती है, सुनामी अच्छी बात नहीं होती, टाइड्स हैं, ये सारी चीजें जो हो रही हैं किसकी वजह से होती हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही होती हैं। ठीक है, आपका एप्पल का नीचे गिरना, सोचो अगर एप्पल नीचे ना गिरता, ऊपर चला जाता, अच्छी बात थी, मतलब हमने एप्पल का पेड़ लगाया, सोचा कि 10 साल बाद मुझे एप्पल मिलेंगे और वो ऊपर उड़ गया, क्या बेकार? बेकार नहीं ना। सो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो हमें नीचे मिलता है, तो दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए हमारा इतना ही। थैंक यू।